हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 8, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर का। तो गाइज, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने हमारा पार्ट जो है वो एंड किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की, उनकी। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हमारे सारे के सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को, कि जो भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ आपको ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको एक बढ़िया सा चार्ट फ्रेम करवा के दिया था, उसमें सारी की सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट लिखवा के दिया था कि कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करना है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि टोटल 6 टाइप की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को हमको डिस्कस करने का है। तो आज के क्लास में हम लोग सारी की सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से, प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, बहुत मस्त तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को आज के क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस वाली प्रॉपर्टी को। ये है आपकी फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग हमारे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई को, जो कि है फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। चलिए देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, मतलब ये एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडा में ही हम लोग आयोनिक रेडाई भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडाई में ही हम लोग आयोनिक रेडाई भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से, फटाफट से। अब सबसे पहली बात जो कहना मुझे है ना, वो ये है कि जब हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, as we move from left to right, as we move from left to right, जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना, वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज है, जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है बाय +1 यूनिट। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को एकदम बढ़िया डायग्रामेटिकली। कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ होता है बाय +1। अब ऐसा क्यों, दिमाग में क्वेश्चन आया था ना, मैम ऐसा क्यों? अरे भाई सुनो ना, सारे के सारे जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है रे बाबा? हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा बाय +1 यूनिट। बाय +1 का मतलब क्या हुआ? एक से जब दूसरे पे जाएंगे तो +1 से बढ़ेगा, फिर दूसरे से जब तीसरे पे जाएंगे तो +1 बढ़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ये हुआ। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं, जो भी गाइस आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट है ना, हैव d ऑर्बिटल। उनमें क्या होता है? d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये सब समझा के देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अब जो भी आपका d ऑर्बिटल है, इसी का मतलब जो भी आपका d सबशेल है, ठीक है, हैव डिफ्यूज शेप। उसका शेप कैसे होता है? डिफ्यूज शेप होता है। ठीक है, सो इट शोज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं सब समझा के देती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। मुझे पता है सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा मैम ये क्या क्या चल रहा है, क्या बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं। अरे भाई, ये सब समझा के देने वाली हूँ। तो ये भी आपको क्या बोलता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, एक बार मैं लिख देती हूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच Z इफेक्टिव, उसी का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई डिक्रीजेस। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सुनो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, बुक में ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं,
बट बुक में है ना बहुत ख़राब तरीके से दे रखे हैं, मतलब पॉइंट वाइज कुछ भी नहीं दिया है, इतना सारा पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि अगर मैं वो पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो मुझे पॉइंट वाइज पढ़ने का है। चलिए सेकेंड थिंग आपकी ये है कि जब भी मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है भाई। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि अगर मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है मतलब मेरे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर मेरे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। और ये इंक्रीमेंट कैसे होता है? +1 वाली वैल्यू से होता है, +1 से बढ़ते जाता है वो, है ना। चलो ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरा क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये कहता है कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट, इन्हीं को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट को ही हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हम लोग ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में एंटर होता है, ठीक है भाई। अब ये जो डी सबशेल है ना, ये जो आपका डी सबशेल है ना, इसका शेप कुछ इस तरीके से डिफ्यूज़ रहता है, इसका डिफ्यूज शेप रहता है। आपके डी सबशेल का शेप कैसा रहता है? डिफ्यूज शेप, ठीक है। इसको आप डबल भी बोल सकते हो। और इसका शेप कैसा रहता है? डिफ्यूज शेप। अब आप लोग ही मुझे एक बात बताना, ध्यान से एक बात बताना भाई, ध्यान से। सपोज़ मैंने 2 शेल लिए, एक मैंने लिया है लेटेस्ट से एस सबशेल मैंने लिया है, ये है मेरा एस सबशेल, ठीक है। और एक मैंने डी सबशेल लिया है, ये है मेरा डी सबशेल, ठीक है। आप लोग ही मुझे बताओ कि सबसे बढ़िया स्क्रीन किसकी रहेगी? इसकी स्क्रीन सबसे बढ़िया रहेगी या इसकी स्क्रीन? इसकी स्क्रीन मतलब मुझे क्या बोलना है? मुझे ये बोलना है कि सपोज़ इसके बाहर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे लेटेस्ट से न्यूक्लियस है। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट कोई समझा के नहीं देता, मैं आपको समझा के दे रही हूँ, ठीक है। सपोज़ इसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जनरली लोग बस इतना ही बता देते हैं और समझा के नहीं देते कुछ भी। और यहाँ पे भी लेटेस्ट से कुछ न्यूक्लियस है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि बढ़िया स्क्रीन की तरह कौन एक्ट कर रहा है? ये देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो कितने अच्छे से स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, एक स्क्रीन मतलब अपने घर में पर्दा लगा लो, काम ख़त्म। क्या ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है? नहीं रे बाबा, ये कैसे स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब आप लोगों ने क्या देखा, आप लोग बस इतना समझ लो कि सपोज़ अगर बाहर में सनलाइट है, आप लोग को मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ अगर बाहर में सनलाइट है, आप अपने बेडरूम में बैठे हो, बेडरूम में विंडो है। अगर विंडो को आपने कर्टन नहीं लगाया, ध्यान से सुनना, अगर विंडो को आपने कर्टन मतलब भी पर्दा नहीं लगाया है, आपका विंडो खुला है, तो सनलाइट डायरेक्टली आपके आंख पे आएगा? येस और नो? सनलाइट डायरेक्टली आपके आंख पे आएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने उस विंडो पे कर्टन लगा दिया, मतलब मैंने उस विंडो को पर्दे से कवर कर दिया, तो क्या वो सनलाइट आपके ऊपर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वो सनलाइट विंडो से अपने ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैंने वो विंडो में, वो खिड़की में क्या लगा दिया है? पर्दा या तो फिर कर्टन लगा दिया है। मतलब यहाँ पे आपका जो पर्दा है, जो आपका कर्टन है, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वो स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है। स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है वो। सनलाइट आपके ऊपर नहीं आ पा रही है उस स्क्रीन के वजह से। तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। समझे या नहीं समझे? अब समझ गया ना? मुझे पता है समझ गया। चलिए यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट से ये समझ लो आप, ये न्यूक्लियस है ना, तो आप समझ जाओ कि ये सूरज है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये समझ जाओ ये सब आप लोग हो, अपने घर में बैठे हो विंडो के पास में, ये सब अपन लोग हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपन लोग, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, समझ जाओ ये सन है, ठीक है। अगर सपोज़ ये विंडो ओपन रहेगा तो ये जो न्यूक्लियस है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींच पाएगा, बहुत अच्छे से उनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्दा है वो नहीं लगा है, ये ओपन टाइप का है। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया तो क्या ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तक के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, ये जो कर्टन है, ये जो पर्दा है, ये इसको वहाँ तक जाने नहीं देगा। मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहा है एस सबशेल, लेकिन क्या आपका डी सबशेल एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है? नहीं। क्या आपका डी सबशेल स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रहा है? नहीं। मतलब ये डी सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, वो कैसा है भाई? बहुत ज़्यादा पुअर। आधे लोगों को तो ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट समझ में नहीं आता है, बट मैंने आपको एकदम बढ़िया वाला एग्जाम्पल दिया। बस इतना समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम लोग हैं और ये न्यूक्लियस मतलब वो सन है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर मैंने विंडो के ऊपर में पर्दा लगा दिया, तो क्या सनलाइट मेरे आंख पे आ पाएगी?
नहीं आ पाएगी। क्या न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है। एज सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, भाई दिख ही रहा है वो स्क्रीन की तरह। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, क्या ये डी सबशेल जिसका शेप डिफ्यूज है, क्या ये स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है? नहीं एक्ट कर रहा है। अगर विंडो में पर्दा नहीं लगाया, विंडो में कर्टन नहीं लगाया, खिड़की में कर्टन नहीं लगाया, तो सनलाइट डायरेक्टली आपके आंख पे आएगी? यस और नो? तो ये डी सबशेल भी स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, पर्दे की तरह एक्ट नहीं कर रहा प्रॉपरली। उसके वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन तक आराम से पहुंच सकते हैं। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बस खींचते जाएंगे। समझे या नहीं समझे? मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी। तो मैंने क्या लिखा भाई, मैंने यहाँ पे जो लिखा वो ये है कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल होता है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में आएंगे। डी ऑर्बिटल या डी सबशेल का शेप कैसा होता है? डिफ्यूज शेप का होता है। ठीक है, सो इट शोज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत काम की चीज़ है ये। कैसा इफेक्ट दिखाता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रखना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वो दिखा रहा है। देखो ना भाई, पर्दे की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है वो बहुत स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है वो। उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है? बहुत ज़्यादा पुअर। उसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? बहुत ज़्यादा पुअर। उसके वजह से क्या होगा भाई, एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? अब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? अगर ये स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं करेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेंगे। अगर न्यूक्लियस अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, साइज़ कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा वो, उसका साइज़ कम हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ट्रेंड को तो हमने देख लिया। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो भी आपका आयोनिक रेडियस होता है, ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज ऑन कटायन को। ठीक है, आपका आयोनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन। ठीक है, सपोज अगर मैं दो चीज़ दे देती हूँ, ठीक है, लेट अस से मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया है ये वाला। एक में है मेटल के ऊपर +1 चार्ज, एक में है मेटल के ऊपर +2 चार्ज, और एक में है मेटल के ऊपर +3 चार्ज। और मुझे ये पूछा गया है कि बताओ आयोनिक रेडियस जो है, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड कैसा रहेगा। आयोनिक रेडियस का मतलब ही आयोनिक रेडाई का ट्रेंड कैसा रहेगा, मतलब ये वेरिएशन कैसा रहेगा, ये आपको यहाँ पे पूछ रखा है। कैसे क्या रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार हम लोग इसको लिख लेते, चलो देखेंगे भाई, बहुत आसान है। जिसको ये रिलेशन पता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। चलो देखो क्या बोल रखा है, आयोनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन। आयोनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन। मतलब अगर कटायन के ऊपर चार्ज है ज़्यादा, भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कटायन के ऊपर चार्ज है ज़्यादा तो आयोनिक रेडियस कैसा रहेगा, कम। समझे या नहीं समझे? अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा किस में चार्ज है, +3 में, मतलब +3 का आयोनिक रेडियस कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा कम। फिर +2 का, फिर +1 का, ये रहेगा आपके आयोनिक रेडियस का ट्रेंड। कैसे याद रखोगे, आयोनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन। अगर कटायन के ऊपर चार्ज है सबसे ज़्यादा तो आयोनिक रेडियस कैसे रहेगा, सबसे कम। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब फटाफट से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई के बाद में हम लोग मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग फटाफट से अपनी नेक्स्ट वाली एटॉमिक प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, या तो फिर उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं जिसको हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपकी ये है, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है भाई कि जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है।
मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहती है ना, वो भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे है, अपने लैंग्वेज में बीच का बंदर है एस और पी ब्लॉक का। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, जो भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो कैसा है, वो इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में आती है, उनके बीच में इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ को अभी हम लोगों ने देखा। चलिए भाई हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या देखना है। फिर आगे का जो आपका पार्ट है वो ये है, आगे का पार्ट आपका ये कहता है कि जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है ना, जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है ना, या जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है या एनर्जी रहती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, याद देना, ध्यान देना ज़रा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ मतलब ये क्या होगा आपका 5D सीरीज़ एलिमेंट। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। मुझे पता है दिमाग में बड़े कन्फ्यूजन चल रहे होंगे, हो क्या रहा है, सब मैं समझा के दूंगी लोग, अभी सिर्फ पिक्चर बाकी है। 5D सीरीज़ यहाँ पे 4D सीरीज़ आएगा। ठीक है, और सबसे लो आपकी रहती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, मतलब ये आपकी 3D सीरीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू रहती है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट की वो इंटरमीडिएट रहती है बिटवीन दैट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो भी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी की वैल्यू होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, मतलब ये 5D सीरीज़ की, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, उसके बाद में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में 4D सीरीज़ की, फिर उसके बाद में 3D सीरीज़ की। अब दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है मैम बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन सुन के, आप हमको रीज़न तो बताओ कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ भाई, अब हम लोग देखते हैं उस पार्ट को। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट है, मतलब ये 5D सीरीज़ एलिमेंट है, शोज़ कम्प्लीटली फिल्ड, उसमें कम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल होता है, कम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल। ठीक है, अब जो भी आपका एफ सबशेल होता है, जो भी आपका एफ सबशेल होता है शोज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो भी आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अभी हम लोगों ने देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी देखा था भाई हम लोगों ने कि शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग सारे के सारे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ना वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपके 5D सीरीज़ का एलिमेंट होता है वो आपको कम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल शो करता है। अब एफ सबशेल का शेप कैसा होता है, वो भी डिफ्यूज शेप का होता है, वो भी आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके वजह से जो भी उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और उसी के वजह से जो भी उसको एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड मैं सब समझा के देती हूँ, एक बार लिख लेती हूँ। टू आयोनाइज 5D सीरीज एलिमेंट आर वेरी हाई। चलिए भाई समझते हैं। कहना मुझे यहाँ पे जो है ना सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे जो कहना है वो ये है कि हम लोगों ने ये बात देख ली कि डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी वैल्यू एस और पी ब्लॉक के बीच में आएंगी।
फिर मैंने आपको क्या बताया, याद रखना भाई, याद रखना है, बहुत काम का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम का पॉइंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। याद रखना है सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, मतलब ही आपके 5D सीरीज़ एलिमेंट की होती है। उसके बाद में सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, उसके बाद में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D सीरीज़ जो भी आपकी 5D सीरीज़ होती है, मतलब जो भी आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, उसमें कम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल आता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें कम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल है। एफ सबशेल आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। अभी मैंने बताया था जैसे डी सबशेल एक स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, है ना, विंडो में से सनलाइट अंदर आ जा रही थी, स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर रहा था। उसी तरीके से जो आपका एफ सबशेल है वो भी स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं करता है। उसका भी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है, बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए उसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है आयोनाइज करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देख लो भाई, 3D सीरीज़ में अब आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा देखो इधर, बस इधर देखो भाई, 3D सीरीज़ में F भी आ रहा है और D भी आ रहा है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, नॉट 3D सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, मतलब 5D सीरीज़ में आपका F सबशेल भी आ रहा है और D भी आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ D ही आ रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ D आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे सिर्फ D है और यहाँ पे भी सिर्फ D है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों सबशेल आ रहे हैं, F भी आ रहा है, D भी आ रहा है। F भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, D भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। अब सोचो भाई, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही राक्षस है डी सबशेल के फॉर्म में, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही राक्षस है डी सबशेल के फॉर्म में, बट यहाँ पे 5D सीरीज के अंदर में दो राक्षस बैठे हैं, एफ सबशेल भी है, डी सबशेल भी है, दोनों के दोनों पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है आयोनाइज करने के लिए। अब समझ में आ गया ना भाई? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मूव करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी की तरफ। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग लेने वाले हैं एंट्री अपने नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी के अंदर में, जिसका नाम है मेटालिक कैरेक्टर। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपनी नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी को, मेटालिक कैरेक्टर को, ऑफ कोर्स ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के। चलिए भाई देखते हैं हम लोग हमारी थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी को, मेटालिक कैरेक्टर को। मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना, वो ये है कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ना, जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ना, ड्यू टू देयर, वो दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सी दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी जो होती है ना, वो होती है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और सेकंड होती है आपकी वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो आपको ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड प्रॉपर्टी होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये दोनों के रीज़न के वजह से, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है, दे शो मेटालिक कैरेक्टर। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं तो नहीं चलेगा। आगे वाला पूछेगा, अरे भाई आप ये बोल रहे हो कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, हमको रीज़न तो बताओ कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ दो रीजन्स के वजह से ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। पहला रीज़न है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, और सेकंड क्या रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब ये होता है खाली डी ऑर्बिटल, और लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वजह से आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट आपको मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे जो ये ऑब्जर्व किया वो ये है, दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड।
मतलब यहाँ पे ये ऑब्जर्व होता है, जाहिर सी बात है भाई, अगर मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, अगर मेटल की तरह बिहेव करते हैं, अगर मेटल है तो बॉन्ड कौन सा रहेगा? मेटालिक बॉन्ड। इसलिए क्या लिखा? दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ये कुछ नया स्टडी नहीं कर रहे भाई, मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, मेटल के जैसा बिहेव करता है, मेटल है तो बॉन्ड भी कौन सा रहेगा? मेटालिक बॉन्ड। चलिए भाई मूव करेंगे आगे की तरफ। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये है, जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं, जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या आपके जो भी ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो आपको टोटल 3 टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका होता है HCP, सेकेंड होता है आपका BCC और CCP। ये 3 टाइप के आपको लैटिसेस वो शो करते हैं, ठीक है। आपको पता होने चाहिए इनके फॉर्मूले। HCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखो सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था, यस, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है भाई। जो भी आपका CCP होता है, CCP का मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो भी आपका BCC होता है, BCC का मतलब भी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपके जो भी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं 2 रीज़न की वजह से, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकेंड थिंग, वो जो होते हैं वो फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड को। और तीसरी बात, वो शो करते हैं टोटल 3 टाइप की लैटिसेस। HCP मतलब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP मतलब भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और BCC मतलब भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझे या नहीं समझे? चलो भाई ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब इसी मेटालिक कैरेक्टर में हमको जो ऑब्जर्व करना है ना, वो ऑब्जर्व करना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को भी भाई हमको मेटालिक कैरेक्टर में ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे आता है। अब ऐसा मत सोचना, अरे भाई याद रखना, मेटल जो होते हैं, मेटल कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर मेटल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हमारा जो प्रॉपर्टी का नाम था वो मेटालिक कैरेक्टर है। मेटल जो होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं। मेटालिक कैरेक्टर मतलब भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब भी उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी मेटालिक कैरेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, ज़रा ध्यान देना भाई। सबसे पहले अपन लोग 3D सीरीज़ के एलिमेंट लिखेंगे, फिर 4D सीरीज़ के एलिमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग 5D सीरीज़ के एलिमेंट लिखेंगे। 3D सीरीज़ में कौन कौन आता है भाई? 3D सीरीज़ में कौन कौन आता है? फोर डी सीरीज़ में देखो कौन कौन आता है। चलिए भाई समझते हैं। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है ना वो ये है कि जो भी आपके ये वाले एलिमेंट रहते हैं क्रमोव, ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। ये तीनों के तीनों एलिमेंट शोज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये कैसे मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। अब ऐसे रट्टा मत मानना कि क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन शोज, रट्टा नहीं मानने, सिर्फ इतना याद रखने का, क्रमोव शोज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो बस भाई वही है क्रमोव। 3D सीरीज़ में जो आ रहा है ना उसी के नीचे 4D में आ रहा है, उसी के नीचे 5D में आ रहा है, तो याद रखने में बहुत आसान है। अब देखो क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये है कि जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो यहाँ तक इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे हाईएस्ट रहेगा और फिर वो डिक्रीज़ होगा। मतलब यहाँ तक के आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है और फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। पहले इंक्रीज़ होगा, देखो भाई देख ही रहा है आप सब, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे डिक्रीज़ होते जा रहा है। नीचे में भी वैसा ही होता है, ये पहले तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, मतलब ये वाला ट्रेंड हर किसी में फॉलो होता है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है।
अब सेकंड थिंग आपकी ये है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, तो ऐसा कौन सा 3D सीरीज़ का एलिमेंट है जो शो करता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जो शो करता है आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज़ का, 4D सीरीज़ का और 5D सीरीज़ का। तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। 3D सीरीज़ में कौन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है? क्रोमियम। 4D सीरीज़ में कौन दिखाता है? मॉलिब्डेनम। 5D सीरीज़ में कौन दिखाता है? टंगस्टेन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया MCQ टाइप का, कर लोगे भाई सारे के सारे, येस और नो करके आने का, याद रखने का, ये क्रॉ मूव। बट 3D सीरीज़ में अगर पूछा जाए, कुछ लोग इतने पागल रहते ना, ये मॉलिब्डेनम लिख के आते, कुछ लोग टंगस्टेन लिख के आते, आप लोग ऐसी गलती मत करना। 3D सीरीज़ में पूछा जाए तो याद रखना है क्रोमियम है, 4D सीरीज़ में मॉलिब्डेनम है, 5D सीरीज़ में क्या है? टंगस्टेन। ये क्या दिखाते हैं? आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। इसीलिए तो भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा जो बल्ब हम लोग यूज़ करते हैं, अभी LED वाले बल्ब नहीं, वो पहले जो बल्ब नहीं रहते थे क्या, पहले वाले वो स्किन कलर के जो बल्ब रहते थे, उसमें टंगस्टन का ही तो वायर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा, वो मेल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, आफ्टर दिस अब हम लोग मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है आपकी, उसका नाम है भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना लेंगे एंट्री अपनी नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी के अंदर में, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और जो एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है इस चैप्टर से, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग 4th नंबर की हमारी प्रॉपर्टी को, एटॉमिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है मैग्नेटिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए भाई देखते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया ना, वो ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ना, जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो शो करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, वो आपको शो करते हैं भाई मैग्नेटिक बिहेवियर। इसी का मतलब वो आपको शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द presence of unpaired electron in the d subshell। चलिए भाई, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी आपके ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होते हैं, तो अब हम लोग को देखना है आगे की तरफ। तो आगे का जो आपका पार्ट है ना, आगे का जो आपका पार्ट है वो ये कहता है कि जो भी आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं, जो भी आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं ना, उसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। मतलब ये 3 टाइप्स के 3 मैग्नेटिक बिहेवियर शो होते हैं। सबसे पहला नाम क्या रहेगा? सबसे पहला नाम आपका रहता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये चीज़ जो है ना, ये आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकेंड जो आपका नाम होता है वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और एक चीज़ याद रखना है, ये प्यारा नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और लास्ट होता है आपका फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लास्ट होता है आपका फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको याद रखने का तरीका देखो कैसा है। कुछ लोगों को इसके नाम याद नहीं रहते। अब नाम आपको आज से याद रहेंगे। क्या लिखोगे आप लोग? डाया को हो गया प्यार फेरो से। कैसे याद रखोगे? डाया को हो गया प्यार फेरो से, याद रहेगा। डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कैसे याद रखोगे? डाया को हो गया प्यार फेरो से, डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब नाम आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे मूव करेंगे
आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना ना वो ये है कि दीज सब्सटेंसेस, जो भी आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करती है, आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जाना ये है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, दीज सब्सटेंसेस, ठीक है, आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं, दीज सब्सटेंसेस, उसमें हम लोग लिखेंगे दीज सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बाय द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए भाई, समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे क्या बोल रखा है मैंने आपको, यहाँ पे जो बताया वो ये है कि जो भी आपका ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इन द डी सबशेल। फिर आप लोगों ने ये देखा कि टोटल मैग्नेटिक सब्सटेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नाम होता है डायमैग्नेटिक, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक, थर्ड होता है फेरो। याद रखने का तरीका कैसा, डाया को हो गया प्यार फेरो से, ठीक है। अब ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली रिपेल या तो स्ट्रांगली रिपेल होते हैं भाई। देखो समझ जाओ, बस आप लोग ये समझो कि ये मैग्नेट है, लेट अस से, जस्ट सपोज करके चलो कि ये आपका एक मैग्नेट है, समझ जाओ ये मैग्नेट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये कोई भी सब्सटेंस मैंने लिया है, अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करती हूँ तो जब ये मैग्नेट के पास जाएगा तो रिपेल हो जाएगा। फिर से देखो, ये आपका मैग्नेट है, मैं इसके ऊपर लगे तो लिख देती हूँ, मतलब इससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या है भाई, ये आपका कोई ना कोई मैग्नेट है, ठीक है। ये M फॉर मैग्नेट। जब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके पास जाएंगे तो रिपेल हो जाएंगे, रिपेल मतलब दूर जाना। फिर से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आएंगे, दूर जाएंगे। तो ये जो सब्सटेंसेस हुए, ये सब्सटेंसेस का नाम क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये रिपेल हो रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहे हैं, इसलिए ये सब्सटेंसेस का नाम क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब मूव करते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। लेट अस से मैग्नेट है और हाँ ये जो है ना ये आपका कोई भी एक सब्सटेंस है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक भाई साहब क्या कहते हैं कि अगर कभी भी आपने मैग्नेट को लिया तो एक ऐसे सब्सटेंस जो वीकली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, वीकली, मैग्नेट को जाके चिपक नहीं रहे, मैग्नेट को जाके चिपक नहीं रहे, सिर्फ वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट के पास, बस घूम रहे हैं मैग्नेट के आसपास, वीकली अट्रैक्ट हो रहे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी समझ गया, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। सपोज ये मैग्नेट है और एक ऐसे सब्सटेंस जो चिपक जाते हैं बस मैग्नेट को जाके, देखा है ना, देखा होगा बचपन में मैग्नेट चुंबक खेलते थे ना हम लोग, मैग्नेट को आयरन से चिपका देते, याद है ना भाई, चिपक जाता था वो, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से। एक ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट को जाके बस चिपक जा रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि कुछ सब्सटेंसेस जो मैग्नेट के पास जब आते तो दूर चले जाते, वापस जब आते वापस दूर चले जाते, मतलब वो रिपेल हो रहे हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या रहता है, एक ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्ट होते, चिपकते नहीं, जो वीकली अट्रैक्ट होते जाते हैं मैग्नेट को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट को जाके चिपक जाते हैं, जो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो भाई ये 3 टाइप के आपके सब्सटेंसेस होते हैं। लो भाई सारे के सारे स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब भाई जो आपका आगे का पार्ट है वो ये कहता है कि जो भी आपके ये होते हैं फेकोनी मतलब ये आयरन, कोबाल्ट और निकल जो होते हैं,
वो आर पैरा फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब आयरन कोबाल्ट निकल जो है वो आपके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स कैन बी मैग्नेटाइज, इनको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये शो किया, ये देखा कि दे शो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी शो करते हैं। तो चलो भाई हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो बस मैग्नेट को जाके चिपक जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। बचपन में हम लोग आयरन के साथ में खूब खेलते थे, आयरन और चुंबक वाला गेम, सबको याद आ गया ना अपनी बचपन की। तो भाई वही वाला तो आयरन है। अब देखो जो बचपन में आपने पढ़ा था वही वाली चीज़ तो अभी है, कुछ नया नहीं है। मतलब आयरन जो है वो चुंबक को जाके अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब आयरन आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है, साथ में कोबाल्ट और निकल भी आता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो सब्सटेंसेस है इनको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है। चलो अब एंट्री होती है अपने पिक्चर में मैग्नेटिक मोमेंट की। चलिए भाई हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। न्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया ना वो ये ऑब्जर्व किया, इस न्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इस न्यू का मतलब ही क्या होता है, इस न्यू का मतलब होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। इस n का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो भी आपका Bm होता है, इसी Bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन। ये जो बोहर मैग्नेटॉन होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपके आयरन कोबाल्ट निकेल होते हैं वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, वो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। न्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और Bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। तो लो भाई सारे के सारे स्क्रीनशॉट। फिर अभी हम लोग देखने वाले हैं एक टेबल को जो कि है मैग्नेटिक मोमेंट का, जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। तो देखेंगे उस एग्जाम्पल को, उस टेबल को बढ़िया ट्रिक के साथ, ताकि रट्टा कुछ भी मारना ना पड़े। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के हिसाब से। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। अब सबसे पहली बात जो है ना आपकी वो ये है कि अगर आपके सपोज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सपोज आपके जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते, और यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ आपका न्यू, मतलब ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब कुछ लोग इतने पागल रहते हैं, वो लोग पगले जैसे बस कैलकुलेट करते बैठे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट को। बट आपको ये गलती पेपर में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग पेपर में कैलकुलेट करते बैठ गए तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन टाइम बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग एक बढ़िया सा ट्रिक देखने वाले हैं। ट्रिक आपका जो कहता है वो ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप लोग उसके लिए लिखेंगे 1.7। आगे का नंबर मत देखो, 1.7 लिखने का। Bm मतलब BMW कार नहीं रे बाबा, बोर मैग्नेटॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए 2 तो 2.8। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाए तो 3.9, 4 आ जाए तो 4.9, और 5 आ जाए तो 5.9। आपको एक बात बहुत बेस्ट तरीके से याद रखना है, ये जो है ना, ये हम लोग बस क्या करते ज़रा देखना। आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रहता है। तो आप लोग क्या करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n का वैल्यू यहाँ पुटअप करके देखो, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 1+2, और कैलकुलेट करके देखो। तो कैलकुलेट करने के बाद में ये वाला वैल्यू आएगा।
हम लोग को पगले जैसे कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको एक खतरनाक वाली ट्रिक बता रही हूँ, जो मेरी ट्रिक है, जो मैंने डिज़ाइन की है आप सभी के लिए। वो ट्रिक ये कहती है, आप लोग ज़रा ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा? 1.7। कैसे याद रखोगे? अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा? 1.7। समझे या नहीं समझे? देखो भाई, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा? 2.8। देखो कैसे याद रखने का, जब पहले 1 आया तो यहाँ पे 1 लिखा, जब 2 आया तो 2 लिखा। एक और बात, 1 के बाद में क्या आता है? 2, 7 के बाद में क्या आता है? 8। आगे, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाए 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या रहेगा? 3.9। कैसे भाई? 2 के बाद में क्या आता है? 3, और 8 के बाद में क्या आता है? 9। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे मैम बुक में तो ये 3.877 कुछ तो भी दे रखा है। अरे भाई वो तो आप सबको भी पता है, जब उसको अपन लोग अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो वो 3.9 में ही आएगा ना। वो काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.9 ही आएगा ना। इसलिए वो सब नहीं लिखना है, आपको ये लिखने पे पूरे मार्क मिलेंगे। दिस इज़ माय गारंटी टू यू, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा? 1.7। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या रहेगा? 2.8। जब 1 था तो 1.7, जब 2 है तो 2.8। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा? 3.9। 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में आता है 3, 7 के बाद में आता है 8, और 8 के बाद में क्या आता है? 9। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए, जरा ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 थे तो 1 पॉइंट समथिंग था, जब 2 थे तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर 4 रहेगा तो वैल्यू भी क्या रहेगा? 4 पॉइंट समथिंग। समझे या नहीं समझे? तो बस वही रहेगा। लेकिन याद रखना है, अब 9 के बाद में 10 तो नहीं लिख सकते ना भाई, इसलिए यहाँ पे भी 9 ही रहता है। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाए, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना रहेगा? 5 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पे भी अब हम 9 के बाद में और कुछ तो नहीं लिख सकते ना, तो 9 ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपको रट्टा कर लो, बस इसको रट्टा मार लो, ये ट्रिक कोई नहीं बताता है। ये एंट्रेंस में भी हेल्प करता है, कुछ लोग पगले जैसे कैलकुलेट करते बैठे। अब याद रहेगा, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैल्यू क्या रहेगा? 1.7। अगर है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो वैल्यू क्या रहेगा? 2.8। 7 के बाद में 8 आता है। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, तो वैल्यू क्या रहेगा? 3.9। 2 के बाद में 3, 8 के बाद में 9। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4.9, क्योंकि 9 के बाद में कुछ लिख तो नहीं सकते ना। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, तो क्या रहेगा भाई? 5 पॉइंट समथिंग। 5, 4 के बाद में क्या आता है? 5, और 9 की जगह पे 9 ही लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? अब आधे लोग बोलेंगे, मैम 6 के लिए क्यों नहीं बता रहे हो? अरे भाई 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई और रहते भी है क्या? नहीं रहते, 5 मैक्सिमम है, ठीक है, इसलिए इतना ही पढ़ते हैं। लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये टेबल आप लोगों को दिख रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेबल मैं देख के छापने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा के देने वाली हूँ। तो चलिए ये टेबल को हम लोग समझते हैं। टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये सारे के सारे ब्लैंक इतने खतरनाक और इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, कि ये तो क्या, एंट्रेंस MST CT में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, JEE में आ जाए, नीट में आ जाए, आप यूक करके आओगे एकदम सही तरीके से। ऐसा खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए भाई देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहली बात ये कि बुक में यहाँ से चार्ट दे रखा है, बुक में ये वाला पार्ट नहीं दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो MSc इन केमिस्ट्री हुए, उनको सब कुछ आता है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ से चार्ट दिया, जबकि उन्होंने चार्ट यहाँ से देना चाहिए था। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैंने चार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है, ताकि आपको एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में और रट्टा कुछ भी मारना ना पड़े, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 22, 23, 24। अब ये भी क्रोमियम है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलो भाई ये तो हमारा हो गया। चलिए भाई, तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना,
वो ये ऑब्जर्व किया कि इसका एटॉमिक नंबर है 29। सबसे पहले अपन लोग 3D 4s हर जगह पे लिख लेंगे। 3D और 4s को हमको हर जगह पे लिखना है। बुक में इसको डायरेक्टली दे के रखा है, उनको लगता है सारे के सारे स्टूडेंट्स MSc केमिस्ट्री में हैं, सबको सब कुछ आता है, इसलिए बुक वालों ने पता है क्या किया, डायरेक्ट दे के रखा। बट प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा बुक में डायरेक्ट दे के रखा है आप लोग बिल्कुल भी वैसा नहीं पढ़ेंगे। बस लिख लेते हैं इसको इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी समझाया था। अब देखो इतना मज़ा आएगा ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो भाई ध्यान देना ज़रा, सबसे पहली और सबसे काम की बात आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया। भाई आप लोग ही मुझे बताओ, पहला वाला जो नंबर होता है जैसे 21, पहला वाला नंबर 2 में एस में जाता है, सेकंड नंबर 1 है तो वो डी में आएगा। समझे या नहीं समझे? मूव करेंगे, ये तो लास्ट वाले क्लास में बताया था। पहला नंबर क्या है 2, तो एस में 2 जाएगा। सेकंड नंबर भी क्या है 2 2, तो डी में भी 2 जाएगा। फर्स्ट नंबर 23 है तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो एस में 2। सेकंड नंबर क्या है 3, तो 3। ये अपना ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, ये अपना ट्रिक है। फिर है 24 है तो फर्स्ट नंबर है 2, तो एस में 2 और 4 डी में जाएगा। यहाँ पे भी वही वाली चीज़ होगी। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 25 है तो 2 एस में जाएगा और 5 डी में आएगा। 26 है 2 एस में जाएगा, 6 डी में आएगा। 27 क्या होगा भाई, 2 एस में जाएगा, 7 इसमें आएगा। 28 2 एस में जाएगा, 8 डी में आएगा। 29 2 एस में जाएगा, 9 डी में आएगा। और 30 में क्या होगा, ये 2 और 9 के बाद में क्या आता है 10। ठीक है, ये पार्ट बुक में नहीं दिया है, बट इसके बिना काम नहीं होगा। अब देखो क्या समझाने वाली हूँ, एकदम कड़ाकेदार तरीके से समझा के दूंगी मैं। चलिए भाई देखो क्या बोलना है मुझे जो बोलना है ना, ध्यान देना ज़रा, बहुत काम का पार्ट है, बहुत ज़्यादा काम का पार्ट है ये। अगर मैं बात करती हूँ 3+ की, सबसे पहली बात, अगर किसी के ऊपर चार्ज है +1 तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को। सारे के सारे कसम खाओ, अगर चार्ज +1 है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा बाहर। अगर चार्ज +2 है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। अगर चार्ज +3 है तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। अगर चार्ज +4 है ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। ये सब ने कसम खा ली। चलो देखते हैं भाई। अब मुझे बताओ, ये चार्ज जो है ना, ये रट्टा नहीं मानना है, ये आपको पेपर में दिया जाएगा कि भाई इसका एटॉमिक चार्ज, इसका ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ये इस चार्ट के ऊपर में लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से हर साल MST CET नीट JEE और स्टेट बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, हर साल। चलो भाई देखो, इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप S से निकालोगे, फिर D से निकालने का, ये भी बताया था लास्ट वाले क्लास में, याद रखने का भाई। पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालो, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन 3D से निकालो। पहले आप लोग 4s से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और फिर ही 3D से निकालने का कसम खा लो सारे के सारे। चलो भाई करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले तो मैं AR और 3D हर जगह पे लिख देती हूँ। बस ध्यान दो, 5 मिनट में ये सब आपको आ जाएगा, मास्टर बन जाओगे आप बस इस चीज़ के। चलिए आ जाओ भाई, अब ध्यान देना ध्यान देना। यहाँ पे चार्ज कितना है +3 है, चार्ज कितना है +3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। अभी कसम खाई थी ना, अगर चार्ज +1 आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगा। अगर चार्ज +2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूँगा। अगर चार्ज +3 आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे 4s से, फिर कहाँ से निकालेंगे 3D से। तो देखो भाई 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाला, टोटल मैंने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। देखो भाई कैसे आएगा, बुक में डायरेक्टली ये देख रखा है,
ये तो उन्होंने दिया ही नहीं कुछ भी। अब बताओ कैसे करेंगे अरे भाई हम लोग। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है +3, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे 3 को। तो 3 में से देखो पहले किस में से निकालेंगे, पहले S में से निकालने का, फिर D में से, ठीक है। तो 2 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला हमने, 3 इलेक्ट्रॉन को, 0 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ। टाइटेनियम के ऊपर में चार्ज कितना है +3, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि चार्ज भी कितना है +3। और हमेशा अब देखो अब कैसे करेंगे भाई, कुछ लोग इतने पागल रहते हैं ना, पहले डी में से निकाल लेते फिर एस में से निकालते, इतने पागल रहते। आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप सबने मेरे साथ कसम खाई है कि सबसे पहले 2 ही कसम खाई है आपने। अगर चार्ज +1 रहेगा तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, अगर चार्ज +2 रहेगा तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, अगर चार्ज +3 रहेगा तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। और दूसरी कसम क्या खाई भाई आपने, दूसरी कसम आपने बस ये खाई है कि सबसे पहले मैं 4s से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, उसी के बाद में 3d से निकालने का, याद रखने का इस बात को भाई। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है +3, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे 3 को, 2 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ से 1 ही निकालेंगे। अब ऐसा क्यों, सुनो भाई ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे चार्ज 3+ दे रखा है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 2 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ से निकालेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। अगर 1 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना भाई, अगर 1 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना भाई। चार्ज है +3, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से निकालेंगे, इसके अंदर 1 बच जाएगा। बट 3 ही निकालना, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से 2 निकाल रहे, 4 निकाल रहे, ऐसा पगले जैसा मत करना। 3 चार्ज है, 3 ही निकालना। अब 2 यहाँ से क्यों निकाले, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन S से निकालते, बाद में ही D से निकालते। 2 S से निकाल लिए तो यहाँ 0 बच गया, और यहाँ पे ठीक है भाई। यहाँ पे कितना चार्ज है +3, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे 3 को भाई, 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से निकालेंगे। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि इसके ऊपर चार्ज है +3, मतलब मुझे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का है। 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से रिमूव करूँगी, 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से रिमूव करूँगी। जब 2 यहाँ से रिमूव करूँगी तो यहाँ 0 बचेगा। अब 1 यहाँ से निकालूंगी, पहले यहाँ पे 3 थे, पहले डी में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 1 निकाल लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे, पहले S से निकालने का। ठीक है भाई, नीचे आओ। चार्ज कितना है +3, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3 को, 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ से अपन को कितना निकालना है, 1 निकालना है। पहले 4 थे, 1 निकाल दिया तो कितने बचे, 3 बचे। अब बताओ बरा, मैं अगर PPT से समझाने लग गई इस चीज़ को तो समझ में भी आने वाला ही क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा, समझे ना। आ जाओ भाई यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है +2, मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से रिमूव होंगे तो यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इस क्रोमियम के ऊपर में चार्ज कितना है +2। अगर चार्ज है +2 मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। अब 2 तो यहीं से रिमूव हो गए, यहाँ 0 हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब 2 अगर यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे 5 तो एज इट इज़ रहेंगे ना, ये 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, 2 निकल गए, ये 5 एज इट इज़। नीचे आ जाओ, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है +2, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 2 को निकालेंगे। तो जब ये 2 को निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे 6 का 6 एज इट इज़ रहेगा। याद रहेगा भाई सबको। चार्ज है +2, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 2 S से निकालेंगे क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन S से निकाला जाता है, ये एज इट इज़ रहेगा। आगे बढ़ेंगे, कितना चार्ज है +2, 2 को निकालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। कितना चार्ज है +2, कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। 2 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पे 8 का 8 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे चार्ज कितना है +2, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2 S से निकल जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे चार्ज कितना है +2, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ये 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 एज इट इज़ रहेगा। एक बात याद रखना है, यहाँ पे +3 चार्ज था इसीलिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था, और इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले S से निकालना, क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 मैंने यहाँ से निकाले तो यहाँ पे 0 हो गया, और 1 मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा। याद रखना है 3 निकालना है तो बराबर 3 निकालने, पहले 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है, तो बस आपको क्या क्या याद रखना है, जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करने का, उसी के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव करने का। ठीक है भाई, आ जाओ यहाँ पे।
अब मुझे रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की मुझे बात करने की है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं हर जगह पे आपके ये कुछ इस तरीके से डी सबशेल को ड्रॉ करूँगी। डी सबशेल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, 5-5 लाइन ड्रॉ करनी, क्योंकि 5 लाइन जो होती है वो आपके डी सबशेल की होती है। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, मैंने ये ऐसे 5-5 बॉक्स से क्यों निकाले? क्योंकि जो डी सबशेल होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 10 की। अगर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉक्स लगेंगे मुझे। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन का आधा नंबर ऑफ बॉक्सेस रहते हैं। डी सबशेल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की रहती है, मतलब 10 का आधा कितना होता है, 5, इसलिए बॉक्सेस भी कितने निकाले, टोटल 5। अब ये बॉक्सेस वाला पार्ट तो दिया ही नहीं है भाई चार्ट में। डायरेक्टली उनको लगा कि सारे के सारे स्टूडेंट मास्टर ऑफ केमिस्ट्री है, एमएससी इन केमिस्ट्री है, इसलिए पहली बात तो चार्ट भी आधा दिया, और दिया तो ऐसे दिया ना कि ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को पागल ही समझ के रखा है उन्होंने। ये वाला चीज़ तो दिया ही नहीं है, डायरेक्टली ये दे दिया। बताओ यार कैसे करेंगे? चलो आ जाओ यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे तो 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या कहाँ से भरेंगे, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। अगर ये 0 है तो ये भी कैसा रहेगा, 0। मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा आपका बोर मैग्नेट्रॉन में, ये भी 0 रहेगा। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे डी में कितना है, 1। भाई डी में 1 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1। आ जाओ यहाँ पे, डी में कितने हैं, 2, 1, 2। कुछ लोग जो रहते हैं ना, ये इसको ऐसा फिलअप करते हैं, 1, 2, ऐसा फिलअप मत करना। आपको पता होना चाहिए भाई, याद रखना है, अगर आपके पास 2 चॉकलेट है तो आप एक ही बच्चे को दोनों चॉकलेट दे देंगे क्या? फिर दूसरा वाला रोते रहेगा कि मुझे चॉकलेट नहीं देतली, मला चॉकलेट नहीं भेटली, वो रोते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने एक ही लड़के को दोनों चॉकलेट दे दी और दूसरा वाला क्या बोलेगा, मला चॉकलेट नहीं भेटली, चॉकलेट नहीं भेटली, और खूब रोएगा वो, खूब रोएगा वो। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए भाई, दोनों को एक एक चॉकलेट देंगे। यहाँ पे आओ, 3D में कितने हैं, 3, 1, 2, 3। अगर 3 बच्चे हैं, 3 चॉकलेट है, ऐसा मत करना कि एक को 2 दे दिया और 2 बच्चे रोने लग गए, मला चॉकलेट भेटलीस नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, याद रखना है आपको। 3 है ना, तीनों को एक एक चॉकलेट देंगे। नीचे आओ, यहाँ पे कितने हैं, 4, एक एक देंगे, सबको एक एक की चॉकलेट देना, एक को 2 और बाकी रोएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा होगा ना 11th में। यहाँ पे कितने, 5, 1, 2, 3, 4, 5। कसम खाओ सारे के सारे, ये डायग्राम निकाले बिना मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना भी मत। अगर ये डायग्राम आपने नहीं निकाला, डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट को निकालेगा तो सारे के सारे फंसेंगे। याद रखने का भाई, याद रखने का। ये 6 है, अब ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5। पहले सबको एक एक चॉकलेट दे देने का। टोटल कितने हैं, 6, 5 बार दिए, अब एक आधा देंगे। समझे या नहीं समझे? ऐसा नहीं कि पहले से मैं आधे आधे करती जाऊँगा, ऐसा नहीं। पहले सबको एक एक चॉकलेट देंगे, फिर एक को ही। अब यहाँ पे कितना है भाई, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे कितना, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझे या नहीं समझे भाई? तो पहले सबको एक एक चॉकलेट देने की, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने का, उसी के बाद में अगर चॉकलेट बचती है तभी जाके डबल देंगे। ऐसा मत करना कि एक को 2 दे दी और बाकी बच्चे रोते बैठेगी हमको एक भी चॉकलेट नहीं मिली, और ये बोलेगा कि मुझे तो 2 मिल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सबको एक एक चॉकलेट देंगे और फिर अगर चॉकलेट बचती है तो देने का दूसरे को डबल। एक और बात भाई, ये डायग्राम निकाले बिना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। चलो आओ भाई, सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मुझे आप लोग बताओ। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे वाले ही इलेक्ट्रॉन देखने का, ऐसे वाले या तो ऐसे वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई है। ये इलेक्ट्रॉन अपने जैसे, हम सबके जैसे कैसे है, सिंगल है, बिंदास है, मस्त है। समझे या नहीं समझे? देखो भाई, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है,
यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं? कितने लड़के हैं? कितने सिंगल है? 4। इनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, ये सब एकदम मस्त है, बिंदास है, क्योंकि अनपेयर्ड है, पेयरिंग नहीं हुई है, इनकी शादी नहीं हुई है, जोड़ी नहीं बनी। यहाँ पे 5 है। यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, कुछ बच्चे इतने पागल रहते हैं ना, वो बोलते हैं यहाँ पे 6 है। देखो भाई 6 है क्या? कैसे 6 है? ये तो इसकी तो शादी हो चुकी है ना, इसकी शादी हो चुकी है, इसको अपन नहीं गिनेंगे। ये बिंदास नहीं रहा, इसकी शादी हो गई, इसकी जोड़ी बन गई, इसका पेयरिंग हो गया, बेचारा फंस चुका है वो, उसको नहीं गिन सकते हम लोग। कितने बचे? 1 2 3 4। समझा या नहीं समझा? यहाँ पे कितने बचे? 1 2 3। ये इन दोनों को नहीं ले सकते भाई, इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये लोग फंस चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचे। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितने बचे? 2 ही बचे हैं। ऐसा मत बोलना रे बाबा कि 3-4 बचे हैं, ये तीनों की शादी हो चुकी है, इनको नहीं गिन सकते, ये 2 ही को ही गिनना है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा है, इन सब की तो शादी हो चुकी है ना भाई। यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो सभी शादीशुदा है, सभी पेयर्ड है, सभी की शादी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे 0 है। 0 में तो 0 ही रहता है। अब कुछ लोग इतने पागल है, ये इसको देख के कैलकुलेशन करने बैठ जाते। ऐसा मत करना रे बाबा। देखो अभी से एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक क्या कहती है? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? 1.7। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? 2.8। 1 के बाद में आता है 2, 7 के बाद में आता है 8। ये ट्रिक अभी समझाया था ना भाई। 3 में क्या रहेगा? 3.9। 2 के बाद में आता है 3, 8 के बाद में क्या आता है? 9। आगे आ जाओ, 4.9, क्योंकि बताया था 9 के बाद में और कोई नंबर नहीं आता है तो 9 ही लेंगे। 5 आ गया तो 5.9। मैंने आपको बताया था कि 5 के ऊपर कभी भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए 5 तक की ट्रिक बताई थी। 4 क्या रहेगा भाई? 4.9। 3 3.8। 2 2.7 3.9 2.8 1.7। वही वाली चीज़ें, जैसा ऊपर में था बिल्कुल वैसा ही तो नीचे में है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.7, 2 2.8, 3 3.9, 4 4.9, 5 5.9। तो क्या करना है? फिर से एक बार सुनो प्लीज़, ये क्वेश्चन आके रहेगा पेपर में, करके आएंगे ना सारे के सारे। इसमें से कोई भी एक आयन पेपर में आएगा, 2 आयन हर साल आते हैं, 2 मार्क दे के जाते हैं, करके आओगे ना। MCQ आगे कर लोगे, एंट्रेंस में आएगा कर लोगे। सुनो क्या करने का, सबसे पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जितना चार्ज रहेगा कसम खाओ उतना ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अगर चार्ज +2 है 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का। फिर आगे मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कसम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे, बाद में ही D से निकालने का। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी चलेगी तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, ऐसा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, पहले S से निकालेंगे फिर D से। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में बॉक्स निकालना है। बॉक्स निकालना प्लीज़ मत भूलना, बॉक्स निकालना है। बॉक्स निकाले बिना काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने बॉक्स नहीं निकाला तो आप इसको 6 देख के 6 लिख दोगे, बट यहाँ पे 6 नहीं है। बॉक्स निकालने के बाद ही पता चलता है कि सिर्फ 4 ही बचते हैं। ऐसा नहीं कि 6 दिख रहा है तो 6 लिख दिया, 7 दिख रहा है तो पगले जैसे 7 लिख दिया। ऐसा मत करना रे बाबा, पूरा पानी फिर जाएगा अपने काम पर, मार्क्स भी 0 मिलेंगे, अंडा मिलेगा डायरेक्टली। याद रखना, पहले बॉक्स निकालेंगे। ठीक है, शादीशुदा को कभी नहीं गिनते, पेयर वालों को नहीं गिनते, अनपेयर्ड सिंगल, अपने जैसे जो सिंगल लोग हैं ना, बिंदास, उन्हीं को गिना जाता है। गिनेंगे ये लिखेंगे। ठीक है, चलो इतने बढ़िया कंसेप्ट के लिए सारे के सारे लाइक ठोकेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी डालेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।